Students, you are welcome to this model question paper prepared by Dr. Anita Kothari. This model paper is from the chapter Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes, है ना। और इनमें मैंने अगेन वही 3 तरह के क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। सो द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ D4 कन्फिग्रेशन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। यानी कि D4 विन्यास के लिए अष्टफलकीय लिगेंड के क्षेत्र में प्रबल क्षेत्र के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करें। आपको पता है कि जब अष्टफलकीय कंपाउंड होता है तो अष्टफलकीय कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, उसमें T2G कम एनर्जी की होती है और Eg क्या होती है, आपकी ज़्यादा एनर्जी की ऑर्बिटल्स होती हैं। तो इसमें जो, क्योंकि ये जो लिगेंड है हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब जो डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, इस केस में आप ये कहोगे कि डेल की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप ये देखिए नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सारे। क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिलअप हो गया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो गई है। मीन्स देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल एंड द फॉर्मूला इज -0.4 x plus 0.6 y plus n pi, that is the number of paired electron. ओके, तो आप यहाँ देखिएगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हुए और यहाँ पे क्योंकि जो x है वो इलेक्ट्रॉन्स है T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वो है 4। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो यू गेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज -1.6 del O, राइट। एंड सिंस देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, n इज द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुआ है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप देखिए पेयर अप हुआ है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D4 configuration in octahedral field of ligands in strong field. Okay, now come to the next slide. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप ये देखेंगे क्या है, फाइंड आउट म्यू एस फॉर हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स आयन। यानी इस संकुल के लिए आप केवल चक्रण स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करें, है ना। यानी चक्रण केवल चक्रण फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन आप देखिए कि दिस कॉम्प्लेक्स इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये एक अष्टफलकीय संकुल होता है एंड अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है और जब वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नीचे की तरफ आप देखिए पेयर अप हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आप यहाँ देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से नीचे की तरफ पेयर अप हो गए हैं, क्योंकि डेल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 0 है और यही रीज़न है कि जो इसका जो म्यू है से वो भी 0 होगा। वैसे आप देख लीजिए म्यू इसका जो फॉर्मूला है दैट इज √n into n plus 1 where n is the number of unpaired electron. Okay, now we come to the next question number 3. Write the spectrochemical series या what is spectrochemical series, स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या है। तो ये मैंने आपको अपनी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, 3 के ग्रुप बनवाए थे, फिर से आप याद कर लीजिए। CO साइनाइड NO2 माइनस, ओके, CO साइनाइड NO2 माइनस, देन 3 ग्रुप बना लीजिए, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, ओके। एंड लास्ट में आप क्या करिएगा, हैलाइड्स लीजिए, सबसे पहले फ्लोराइड, क्लोराइड, फिर थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो CO है कार्बोनाइल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या इधर हम कहेंगे डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि हैलाइड की तरफ डेल की वैल्यू कम होती है और वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, है ना। तो आप ये देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लिखना है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Find out the number of unpaired electron in hexafluorocobalt 3 ion on the basis of CFT. यानी CFT के आधार पर हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट 3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। अगेन हमारा देखने का तरीका वही होता है जो अपन हमेशा रखते हैं। किस तरह से देखते हैं, आप देखिएगा कि हम ये देखेंगे कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, और कोबाल्ट का विन्यास होता है 3d74s2, है ना। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 s के और 1 d के, तो रह गया 3d6, है ना। नाउ सी दैट दिस लिगेंड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो व्हाट हैपेंस,
द वैल्यू ऑफ डेल इज वेरी लेस, डेल का मान जो होता है दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द पेयरिंग एनर्जी। तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन T2G में एक एक करके बढ़ते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, Eg में जाएगा। ओके, देन वापस जब पेयरिंग शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, नीचे आ गया, राइट। सो यू सी हियर दैट देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना वो किस तरह का है, वो ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे Eg ऊपर, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अभी अभी हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखा कि जो हैलाइड्स होते हैं वो सब वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ओके, तो क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए डेल की वैल्यू बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। क्लियर है, तो यही बातें ध्यान रखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th अब मैं ले रही हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में आप समझा सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन टाइप, है ना, कि चतुष्फल के संकुल जो होते हैं वो हमेशा उच्च चक्रण वाले क्यों होते हैं। तो इसको मैंने आपको बहुत अपनी वीडियो में समझाया था, फिर से रिपीट करती हूँ कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें डेल टी का मान बहुत ही कम होता है। किसका मान बहुत कम होता है, डेल टी का मान बहुत ही कम होता है, यानी E और T2 के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। और यही कारण है कि जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देते हैं, किसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन वी फिल अप इन दिस E ऑर्बिटल, ओके, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू T2 ऑर्बिटल, है ना। तो अगला इलेक्ट्रॉन आपकी T2 में जाएगा, राइट। पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी पेयरिंग स्टार्ट, क्यों, क्योंकि डेल की वैल्यू बहुत कम है। तो आप देखेंगे क्योंकि डेल टी की वैल्यू बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन एक एक अनपेयर्ड नीचे आया, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऊपर गया, तो इसका मतलब चक्रण ज्यादा हो गया। तो ऐसे संकुल कहलाते हैं उच्च चक्रण वाले, है ना। तो आप ये देखिए क्योंकि डेल टी का मान बहुत कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर चले जाते हैं, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अगर हम नोट करें, अगर इसकी जो वैल्यू का कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि डेल टी इज जस्ट हाफ टू द वैल्यू ऑफ डेलो, है ना। डेल टी का मान डेलो का लगभग आधा है और यही रीजन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले नीचे एक एक भरे जाएंगे। यहाँ पे जब एक एक आपका फिलअप हो गया तो, है ना, इसको में एक एक आप ये देखिए कि इसमें आपका फिलअप हो गया तो इलेक्ट्रॉन फिर आपका जाएगा T2 के अंदर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, गिव एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस बताई थी, है ना। तो आप उस लिमिटेशंस में क्या देखेंगे कि जो भी आपकी जो ये लिमिटेशंस थी उनमें जो सबसे बेसिक लिमिटेशन थी वो ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होती है वो डिजेनरेट होती है, वो समान ऊर्जा की होती है, इसी वजह से वो हमें उसका रंग और स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाती है। इसके अलावा आपने देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें बताती है, एक तो बताती है D2sp3 और दूसरा बताती है sp3d2, यानी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो वह ये हमें नहीं समझा सकती कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देखें तो आप देखोगे कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि फ्लोराइड वाला जो होता है उसमें होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं समझा पा रही है कि कब तो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल बनाएगा और कब आउटर ऑर्बिटल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, question number 7th. Okay, 7th question is that transition metal prefer formation of square planar complexes over tetrahedral complexes. Why? Explain. कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो वर्गीय समतलीय संकुल बनाना ज्यादा पसंद करती है चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में। तो अगेन आप देखिएगा कि हम कंपेयर करें तो डेल एसपी का मान बहुत ज्यादा होता है। लुक हियर, डेल एसपी इज जस्ट 1.3 ऑफ डेलो, है ना, कितना ज्यादा है, राइट। और जितना ज्यादा ये डेल एसपी की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन नीचे वाली एनर्जी लेवल में ज्यादा जाएंगे, है ना, और उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। और जबकि हम डेल टी को देखें तो आप देखिए कितना कम है, कि डेलो का आधा है ना। तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी नहीं होती एज कंपेयर टू द स्क्वायर प्लेनर। और यही रीजन है कि अगर ऑप्शंस होते हैं तो जनरली जो हमारा मेटल होती है इट प्रिफर्स टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड रादर देन टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट
question. Now these questions are essay type questions. First question is that what are the factors which affect crystal field parameters? Explain with suitable examples. यानी suitable example से बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को प्रभावित करते हैं. तो आपको मैंने याद करवाया था कि हम फैक्टर्स को जनरली 3 भागों में बांट लेते हैं. कौन कौन सा भाग? फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल आयन, ओके, फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड, ओके, एंड फैक्टर्स रिलेटेड विद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके. तो मेटल से रिलेटेड में आप क्या ले लेंगे? चार्ज ऑन मेटल आयन फर्स्ट, ओके. देन ट्रांजिशन सीरीज वाला सेकंड फैक्टर हो गया. फिर थर्ड हमने ले लिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड, एंड फोर्थ हमने ले लिया ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. इसकी डिटेल मैंने आपको बताई थी, वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर पूरी अच्छे से लिखनी है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th. डिस्क्राइब द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझाओ. एक्सप्लेन कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ CFT. इसमें आपको पूरा डिटेल में क्या क्या लिखना है. सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है ना, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे. किस तरह से उसमें स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में, वो पूरा आप इसके अंदर समझाएंगे. ओके, उसके बाद में आप ये जो आपका था क्या है, इसकी एप्लीकेशन किसमें कलर और स्पेक्ट्रा को किस तरह से समझा रही है, वो आप बताएंगे कि किस तरह से DD ट्रांजिशन होता है, किस तरह से चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है, और ये पूरा एक्सप्लेन करके इसको आप डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे. ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, and this is again of essay type question. Explain the splitting of d orbitals for octahedral and square planar complexes. यानी जो octahedral और square planar complexes हैं उनमें d कक्षकों का आप स्प्लिटिंग पैटर्न समझाओ. तो आप अच्छे से देखिएगा कि हमने इसको पहले भी डेप्थ में लिया था बहुत ही अच्छे से. किस तरह से लिया था कि जो ये ऑर्बिटल्स होती हैं आपकी, इसमें आप देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल में T2g नीचे जाती है, Eg ऊपर जाती है ना. फिर जब हम ऑक्टाहेड्रल में जब 2 लिगेंड्स को हटा देंगे तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनेगा, तो उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी, और जिसमें XY कंपोनेंट होता है, ये देखिएगा ये ऑर्बिटल्स ज़्यादा एनर्जी की हो जाती है ना. और फिर जब हम पूरी तरह से वो लिगेंड हटा के स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे तो इस तरह से एनर्जी का पैटर्न आएगा. तो ये आपको पूरा जो मैंने आपको वीडियो में समझाया था उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये पैटर्न इसमें आएगा. ओके, तो ये एक हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को लिखना है, किस तरह से आंसर्स को लिखना है. और दोनों यूनिट्स जो भी आपकी थी, पहली मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और जो दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दोनों के मैंने आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं. ओके, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच. आज हम योगा की क्लास में सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे. सूर्य नमस्कार आसनों में श्रेष्ठ आसन माना गया है. इस आसन को करने से मनुष्य में तेज, प्रज्ञा, शक्ति का विकास होता है. यह आसन 12 अभ्यासों के द्वारा किया जाता है. यह आसन स्त्री, पुरुष एवं बालकों के लिए समान रूप से लाभदायक है. इस एक अभ्यास को करने में 12 आसन किए जाते हैं. इससे हमें संपूर्ण आसनों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. आइए अब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं. प्रणाम आसन. उधर हस्त संचाल आसन. पाद हस्त आसन. दक्षिण अश्व संचालन आसन. पर्वतासन. साष्टांग प्रणाम आसन.
भुजंगासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, उदर्व हस्त आसन, प्रणाम आसन।